नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनी बुक हिंदी पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को सरल हिंदी में समरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान सिर्फ अपने ज्ञान और संकल्प के दम पर एक विशाल और क्रूर साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन जीने के वह सूत्र जो आज से लगभग 2500 साल पहले लिखे गए थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा गया है। एक ऐसा नाम जो बुद्धि, रणनीति और दृढ़ निश्चय का पर्याय बन गया। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या जैसा कि दुनिया उन्हें जानती है, आचार्य चाणक्य की। यह ऑडियो बुक काफी लंबी और गहरी होने वाली है, क्योंकि चाणक्य का जीवन और दर्शन कोई छोटी मोटी कहानी नहीं बल्कि एक महासागर है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को सबसे पहले कहीं शेयर कर लें या किसी को भेज दें, ताकि यह आपके पास सेव हो जाए और आप इसे आराम से कुछ ब्रेक्स लेकर सुन सकें। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाने वाले हैं। उस दौर में जब एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय नंबर 1, क्रांति की चिंगारी। एक ऐसे बालक की कहानी जो इतिहास बदलने के लिए जन्मा था। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर ज्ञान का एक सूरज चमक रहा था, जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक विश्वविद्यालय था। एक ऐसा गुरुकुल जहां दुनिया भर से राजकुमार, विद्वान और जिज्ञासु ज्ञान की तलाश में आते थे। इसी महान भूमि पर एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम था आचार्य चाणक्य, जो खुद तक्षशिला में एक बहुत ही सम्माननीय शिक्षक थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा विष्णुगुप्त। कौन जानता था कि यह साधारण सा दिखने वाला बालक एक दिन भारत का इतिहास लिखने वाला है। विष्णुगुप्त बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, वहीं विष्णुगुप्त का मन सवालों में उलझा रहता था। वह अपने पिता से घंटों तक देश, समाज, राजा और प्रजा के बारे में सवाल पूछते रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो साधारण बालकों में नहीं होती। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि जब विष्णुगुप्त का जन्म हुआ तो उनके मुंह में एक दांत पहले से ही मौजूद था। उस समय के ज्योतिषियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक बहुत अहम सम्राट बनेगा या फिर एक ऐसा सन्यासी जो सम्राटों को बनाएगा और बिगाड़ेगा। यह सुनकर आचार्य चाणक्य को चिंतित हुए। वो अपने बेटे को एक शांत और विद्वान ब्राह्मण का जीवन देना चाहते थे। राजपाट के झंझटों से दूर, कहते हैं, उन्होंने उस दांत को तुड़वा दिया, यह सोचकर कि शायद इससे वह भविष्यवाणी बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। वो दांत टूट गया, पर वह भविष्यवाणी और भी पक्की हो गई। अब यह तय था कि यह बालक खुद राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजाओं का निर्माता बनेगा, एक किंग मेकर। यही विष्णुगुप्त अपने पिता चाणक्य के नाम पर, चाणक्य और अपनी कुटिल नीतियों के कारण कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला के महान वातावरण में हुई। उन्होंने वेदशास्त्र, अनहड़ गणित, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वह किसी भी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते थे। वह सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे। वह अपने आसपास के समाज को बहुत ध्यान से देखते थे। वह देखते थे कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों का शोषण करते हैं, कैसे राजा अपनी प्रजा से दूर होता जा रहा है, और कैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर नजर टिकाए बैठे हैं। उनके अंदर एक आग जलने लगी थी, एक ऐसी आग जो इस पूरी व्यवस्था को बदलकर एक नया, मजबूत और अखंड भारत बनाना चाहती थी। वे जानते थे कि यह काम सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। इसके लिए शक्ति चाहिए, रणनीति चाहिए और एक ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए जो किसी भी तूफान में न डिगे। आप सोचिए, एक नौजवान बालक जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, वो एक पूरे सिस्टम को बदलने का सपना देख रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज कोई आम इंसान समाज में फैले भ्रष्टाचार या अन्याय को देखकर उसे बदलने की ठान ले।
हम में से ज्यादातर लोग सोचकर चुप हो जाते हैं, लेकिन चाणक्य उन लोगों में से नहीं थे। उनके लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उन्होंने अपनी पूरी जवानी इसी तैयारी में लगा दी। उन्होंने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि मानव स्वभाव को भी पढ़ा। कौन सा इंसान लालच से मानता है, कौन डर से, किसे सम्मान चाहिए और किसे सिर्फ पैसा। यह सब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखा। उनकी नजर एक जहरी की तरह थी जो झुंड में भी हीरे को पहचान लेती थी। उनकी जवानी का एक अहम हिस्सा तक्षशिला में पढ़ाते हुए बीता। वह एक बेहतरीन शिक्षक थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह जानते थे कि भारत का भविष्य खतरे में है। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। लेकिन मगध का राजा धनानंद एक बहुत ही घमंडी, लालची और क्रूर शासक था। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और उसे सिर्फ अपने खजाने और अपनी विलासिता की चिंता थी। चाणक्य को यह बात कांटे की तरह चुभती थी कि भारत का सबसे विशाल साम्राज्य एक ऐसे अयोग्य राजा के हाथ में है। उन्हें पता था कि जब तक धनानंद मगध की गद्दी पर है, तब तक भारत कभी भी एक होकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाएगा। उनके मन में क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। वो एक मौके की तलाश में थे, एक ऐसी घटना जो इस चिंगारी को ज्वाला बना दे, और वह मौका उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था। एक ऐसा मौका जो उनके जीवन को और भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। इस युवा आचार्य के मन में एक अखंड भारत का नक्शा तैयार हो रहा था, लेकिन नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक बहुत गहरी कीमत चुकानी थी। उसे अपमान सहना था, दर दर भटकना था और एक ऐसे व्यक्ति को खोजना था जो उसके इस सपने को अपना सपना बना सके। चाणक्य की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। यह तो सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी। वो कौन सा अपमान था जिसने एक शांत शिक्षक को एक खतरनाक क्रांतिकारी बना दिया? कैसे उन्होंने उस अपमान की आग को अपनी सबसे अहम ताकत में बदल दिया? और क्यों उन्होंने कसम खाई कि जब तक वह धनानंद के साम्राज्य को मूल से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक वह अपनी शिख नहीं बांधेंगे? इन सभी सवालों का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 2, अग्नि की चिंगारी, एक अपमान जो क्रांति बन गया। कल्पना कीजिए, पाटलिपुत्र शहर, मगध साम्राज्य की भव्य राजधानी, चारों तरफ उत्सव का माहौल है। महल रोशनी से नहाया हुआ है और हवा में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू तैर रही है। नंदवंश के सम्राट धनानंद अपने सिंहासन पर अहंकार में चूर बैठे हैं। वह धनानंद जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करने के लिए और अपने खजाने को भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसी उत्सव के बीच एक साधारण सा दिखने वाला, लेकिन आंखों में असाधारण तेज लिए हुए एक ब्राह्मण सभा में प्रवेश करता है। उसके वस्त्र कीमती नहीं है, उसका शरीर बलशाली नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर ज्ञान का ऐसा आभामंडल है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह थे विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। वह एक शिक्षक थे, तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के आचार्य। उन्हें किसी दान या इनाम का लालच नहीं था। वह तो बस सम्राट को यह बताने आए थे कि सिकंदर की यूनानी सेना भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, और अगर सभी भारतीय राज्य एक नहीं हुए तो यह धरती अपनी स्वतंत्रता खो देगी। चाणक्य ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में सत्ता का लालच नहीं, बल्कि देश के भविष्य की चिंता थी। उन्होंने धनानंद को समझाया कि यह समय उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर बाहरी आक्रमण का सामना करने का है। लेकिन अहंकार में डूबे धनानंद को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसे लगा कि एक मामूली सा शिक्षक उसे राजकाज सिखा रहा है। अपनी शक्ति और धन के नशे में उसने चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया। उसने न केवल उनके ज्ञान का उपहास किया, बल्कि उन्हें धक्का देकर सभा से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसी धक्का मुक्की में चाणक्य की शिख, यानी छोटी, जो हर ब्राह्मण के आत्मसम्मान का प्रतीक होती है, खुल गई। जमीन पर गिरे हुए बिखरे हुए बालों के साथ चाणक्य ने जब उस अहंकारी राजा को देखा तो उनकी आंखों में अपमान की वेदना नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला धक रही थी। यह व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह ज्ञान का अपमान था, एक सच्चे मार्गदर्शक का अपमान था, और आने वाले खतरे से देश को बचाने की कोशिश का अपमान। उसी क्षण, उसी धूल में सने हुए आंगन में चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिख को
हाथ में थामकर एक प्रतिज्ञा ली। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने इतिहास की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे अधम धनानंद, जब तक मैं तुझे और तेरे इस अत्याचारी नंद वंश को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता और इस मगध के सिंहासन पर एक ऐसे योग्य शासक को नहीं बिठा देता जो प्रजा का पालक हो, तब तक मैं अपनी यह शिख नहीं बांधूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति का शंखनाद था। यह उस अग्नि की पहली चिंगारी थी जिसे एक विशाल साम्राज्य को जलाकर राख कर देना था। भरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने आज तक ऐसा साहस नहीं देखा था। एक निहत्था ब्राह्मण जिसके पास न सेना थी न धन, वो उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट को चुनौती दे रहा था। धनानंद हंसा। उसने इसे एक पागल का बरबोलापन समझा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को चुनौती दी है जिसका दिमाग हजारों तलवारों से ज्यादा तेज था। इस घटना ने चाणक्य के जीवन का उद्देश्य परिवर्तित कर दिया। अब वह केवल एक शिक्षक नहीं थे, वह एक क्रांति के सूत्रधार बन चुके थे। उनका मिशन स्पष्ट था, नंदवंश का विनाश और एक अखंड शक्तिशाली और न्यायप्रिय भारत का निर्माण। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ न्याय का संघर्ष था। यह एक व्यक्ति के संकल्प की कहानी है जो यह साबित करती है कि अगर इरादे नेक हो और संकल्प चट्टान की तरह मजबूत हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। चाणक्य जब पाटलिपुत्र से बाहर निकले तो वह अकेले थे, लेकिन उनके साथ उनका ज्ञान, उनकी रणनीति और उनकी वह प्रतिज्ञा थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सबसे अहम हथियार शरीर की ताकत या सोने के सिक्के नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग और उसका अटूट संकल्प होता है। अगर आपके जीवन में भी कभी किसी ने आपका अपमान किया हो, आपके सपनों का उपहास किया हो, तो कमेंट में संकल्प लिखकर बताइए और उस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि चाणक्य की तरह अपनी सबसे अहम ताकत बना लीजिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मिला हर अपमान, हर ठोकर हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती। कभी कभी यह ठोकरें हमें जगाने आती हैं, हमें हमारे असली उद्देश्य का एहसास कराने आती हैं। चाणक्य के लिए धनानंद का किया गया अपमान वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर सो रहे राष्ट्र निर्माण के ज्वालामुखी को जगा दिया। वह चाहते तो चुपचाप वापस तक्षशिला लौट सकते थे, अपनी विद्वता और शिक्षण के जीवन में खो सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने उस अपमान को व्यक्तिगत न लेकर उसे पूरे समाज और राष्ट्र का अपमान समझा। यह एक बहुत अहम सीख है जब हम अपने संघर्ष को स्वयं से विशाल बना देते हैं। जब हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्वजन के कल्याण का हो जाता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी सहायता के लिए आगे आती हैं। चाणक्य ने अपने संघर्ष को अखंड भारत का संघर्ष बना दिया और इसी सोच ने उन्हें अजय बना दिया। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनके इस सपने को साकार कर सके, जो मगध के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। एक ऐसा शिष्य जो उनके ज्ञान को शस्त्र बना सके। उनकी ये खोज उन्हें कहां ले गई? क्या उन्हें वो चेहरा मिला जिसकी उन्हें तलाश थी? और कैसे एक शिक्षक ने एक सम्राट को बनाने की सबसे अहम और सबसे कठिन पाठशाला शुरू की? तो क्या एक अकेला शिक्षक, एक अपमानित ब्राह्मण सच में एक साम्राज्य को समाप्त कर देगा, या फिर यह सिर्फ एक पागलपन से भरा सपना था जो कभी पूरा नहीं होगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। अध्याय नंबर 3, एक शिक्षक जो सम्राट बनाएगा, सही हीरे की पहचान। पाटलिपुत्र से अपमानित होकर निकलने के बाद चाणक्य के मन में प्रतिशोध की आग तो थी, लेकिन वह जानते थे कि केवल क्रोध से साम्राज्य नहीं बनते। साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नायक जिसके पीछे पूरा देश साथ आ सके। उन्हें एक राजा नहीं बल्कि एक सम्राट की तलाश थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस, बुद्धि और करुणा का सही संतुलन हो। चाणक्य अपनी इसी खोज में गांव-गांव, नगर-नगर भटकने लगे। वो हर युवा की आंखों में वो चिंगारी खोज रहे थे
जो उनके अखंड भारत के सपने को साकार कर सके। वह जानते थे कि राजा महलों में पैदा नहीं होते। राजा तो कहीं भी किसी भी साधारण से घर में मिल सकता है, बस उसे पहचानने वाली नजर और तराशने वाला जहरी चाहिए। और चाणक्य से अहम जहरी उस समय कोई नहीं था। वह जानते थे कि सही लीडर का चुनाव ही आधा मुकाबला जीत लेने के बराबर है। आज के समय में भी देखिए, चाहे कोई कंपनी हो, कोई टीम हो या कोई देश, अगर लीडर सही नहीं है तो कितनी भी अच्छी टीम और कितने भी संसाधन क्यों ना हो, सफलता मिलना लगभग असंभव है। इसी खोज के दौरान एक दिन चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे। यह कोई साधारण खेल नहीं था, वे राजकीय नाम का खेल खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा राजा बना था, कुछ मंत्री बने थे और कुछ अपराधी। जो बच्चा राजा बना था वो एक ऊंचे टीले पर बैठा था और बहुत ही गंभीरता और न्यायप्रियता से फैसले सुना रहा था। उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज में एक अधिकार था और उसके फैसलों में एक निष्पक्षता थी। चाणक्य उस बच्चे को देखकर रुक गए। उन्होंने देखा कि कैसे वह बच्चा बिना किसी पक्षपात के तर्क और बुद्धि से अपने दोस्तों के झगड़े सुलझा रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वो एक साधारण परिवार का बालक था, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा के लक्षण साफ दिख रहे थे। चाणक्य ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उस बालक के पास जाकर कुछ सोने के सिक्के एक कटोरी दूध में डालकर दिए और कहा, बेटा, ये दूध भी पी लो और ये सिक्के भी तुम्हारे हो जाए, लेकिन सिक्के भीगने नहीं चाहिए। अब सोचिए, ये कैसी पहेली थी। कोई भी साधारण बच्चा या तो दूध पी लेता या सिक्के उठा लेता, लेकिन चंद्रगुप्त ने एक क्षण सोचा और फिर उसने दूध पी लिया। सिक्के कटोरी में ही रह गए। चाणक्य ने पूछा, लेकिन तुमने दूध कैसे पिया? सिक्के तो भीग गए होंगे। चंद्रगुप्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं आचार्य, मैंने दूध पीने से पहले ही सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। यह जवाब सुनकर चाणक्य हैरान रह गए। यह जवाब उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा परिपक्व था। यह दिखाता था कि वह समस्या का समाधान खोजने की क्षमता रखता है। लेकिन चाणक्य यही नहीं रुके। उन्होंने एक और कठिन परीक्षा ली। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक लोहे की जंजीर में बंधे शेर के पिंजरे की चाबी दी और कहा, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालो। सब बच्चे डर गए, लेकिन चंद्रगुप्त ने ठंडे दिमाग से सोचा। वह जानता था कि पिंजरा खोले बिना शेर बाहर नहीं आ सकता और शेर को बाहर निकालना मतलब मौत को बुलावा देना। उसने एक जलती हुई मशाल ली और पिंजरे के अंदर शेर के पास कर दी। गर्मी और आग से घबराकर शेर पिंजरे के अंदर ही मर गया। फिर उसने शांति से कहा, आचार्य, शत्रु को अगर खत्म करना हो तो जरूरी नहीं कि उसके सामने जाकर ही मुकाबला किया जाए, उसे उसकी जगह पर ही खत्म किया जा सकता है। इस जवाब ने चाणक्य के मन के सारे संदेह दूर कर दिए। उन्हें यकीन हो गया कि यही वो हीरा है जिसकी उन्हें तलाश थी। यही वो मिट्टी है जिसे वो एक सम्राट के सांचे में ढाल सकते हैं। उन्हें चंद्रगुप्त में वह सारे गुण दिखे जो एक महान शासक में होने चाहिए। साहस, त्वरित बुद्धि, समस्या को सुलझाने की क्षमता और सबसे अहम एक निडर दृष्टिकोण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से बात की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने वादा किया कि वह इस बालक को ऐसा ज्ञान देंगे जो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा। और इस तरह एक असाधारण गुरु और एक असाधारण शिष्य की वह ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई जिसने भारत की नियति को बदल कर रख दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा किसी महल या खास घर की मोहताज नहीं होती, वह कहीं भी मिल सकती है। जरूरत है तो बस चाणक्य जैसी पारखी नजर की। हमारे आसपास भी कई चंद्रगुप्त मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और सही अवसर देने की जरूरत है। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति में छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना है? कमेंट करके जरूर बताएं। चाणक्य का चंद्रगुप्त को चुनना सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं थी, यह उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका मानना था कि सही व्यक्ति में निवेश करना
सबसे उत्तम निवेश है। एक गलत व्यक्ति पर लगाया गया समय और संसाधन पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है, जबकि एक सही व्यक्ति पर किया गया निवेश 100 गुना होकर लौटता है। आज के कॉर्पोरेट जगत में इसे टैलेंट एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन चाणक्य ने यह सिद्धांत हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने चंद्रगुप्त में केवल एक योद्धा नहीं देखा, उन्होंने उसमें एक लीडर, एक प्रशासक और एक राष्ट्र निर्माता की संभावनाएं देखी। यह चुनाव उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। वह जानते थे कि धनानंद को हराने के लिए केवल सैन्य शक्ति काफी नहीं होगी। उन्हें एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसे जनता स्वीकार करे, जिसे जनता अपना राजा माने। चंद्रगुप्त उस विकल्प का चेहरा था, एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक जो जनता के दुख दर्द को समझता था और जिसमें एक अत्याचारी शासन को समाप्त करने का साहस था। लेकिन एक हीरे को पहचान लेना ही काफी नहीं होता, उसे तराशना, उसे सही आकार देना, उसकी चमक को दुनिया के सामने लाना, यह असली काम होता है। चाणक्य अब अपनी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर निकलने वाले थे। उन्हें चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक संपूर्ण शासक बनाना था। उसे अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, सैन्य विज्ञान और मानव मनोविज्ञान की शिक्षा देनी थी। यह शिक्षा किसी क्लासरूम में नहीं दी जानी थी, यह दुनिया की सबसे कठिन यूनिवर्सिटी में दी जानी थी, जहां हर कदम पर खतरा था और हर सबक जिंदगी और मौत का सवाल था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को महलों के ऐशो आराम से दूर प्रकृति की गोद में जंगलों और पर्वतों के बीच शिक्षित करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक सच्चा लीडर वही बनता है जो जमीन से संबंधित हो, जो मुश्किलों का सामना करना जानता हो और जिसे हर परिस्थिति में जीना आता हो। तो क्या था चाणक्य का वो अनोखा सिलेबस? कैसे उन्होंने एक साधारण बालक को एक अजय योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार में बदल दिया? चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण की वे कौन सी चुनौतियां थी जिन्होंने उसे फौलाद बना दिया? ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो हमें ले जाएगा चाणक्य के उस अनोखे विश्वविद्यालय में जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी। अध्याय नंबर 4, जंगल का विश्वविद्यालय, एक सम्राट का निर्माण। जब चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए तो वो उसे किसी भव्य गुरुकुल या राजमहल में नहीं ले गए। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई प्रकृति की गोद में, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और बहती नदियों के बीच। चाणक्य का मानना था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलता है। वह चंद्रगुप्त को एक ऐसा शासक बनाना चाहते थे जो हर परिस्थिति के लिए तैयार हो, जिसे न केवल शस्त्र चलाना आता हो बल्कि मौसम को समझना, जानवरों के व्यवहार को जानना और कम से कम संसाधनों में जीना भी आता हो। यह एक ऐसा सर्वाइवल कोर्स था जिसकी कल्पना भी आज के समय में मुश्किल है। उनका जंगल ही उनका क्लासरूम था और प्रकृति ही उनकी सबसे अहम शिक्षक। सुबह होने से पहले चंद्रगुप्त को उठा दिया जाता। उसका दिन शुरू होता था कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से। इसमें केवल तलवारबाजी या तीरंदाजी ही नहीं थी, बल्कि ऊंचे वृक्षों पर जाना, उभरती नदियों को पार करना और बिना थके मीलों तक दौड़ना भी शामिल था। चाणक्य कहते थे, एक राजा का शरीर वज्र के समान होना चाहिए ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण नहीं था। चाणक्य का असली जोर मानसिक और बौद्धिक विकास पर था। वह चंद्रगुप्त को हर दिन एक नई चुनौती देते थे। कभी वो उसे जंगल में अकेला त्याग देते और कहते कि सूर्यास्त से पहले अपना रास्ता खुद खोजकर वापस आओ। इससे चंद्रगुप्त ने दिशाओं का ज्ञान, तारों को देखकर रास्ता पहचानना और अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना सीखा। कभी चाणक्य उसे जहरीले और गैर जहरीले पौधों और जड़ी बूटियों के बीच अंतर करना सिखाते। यह ज्ञान भविष्य में युद्ध के दौरान अपनी सेना को स्वस्थ रखने और शत्रु को कमजोर करने के लिए अमूल्य साबित होने वाला था। आज के समय में हम इसे प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। चाणक्य थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो ज्ञान आप असल जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते वो व्यर्थ है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है।
एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रात के समय एक घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे सोने के लिए कहा। चंद्रगुप्त को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जंगली जानवरों का डर था। चाणक्य ने उससे कहा, अगर तुम अपने डर पर काबू नहीं पा सकते तो तुम एक विशाल साम्राज्य पर कैसे काबू पाओगे? डर तुम्हारे मन में, जंगल में नहीं। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे जानवरों के पैरों के निशान पहचानें, कैसे उनकी आवाज सुनकर खतरे का अंदाजा लगाएं और कैसे अपने आसपास के माहौल के प्रति हमेशा सतर्क रहें। यह केवल जंगल में जीवित रहने का सबक नहीं था, यह शासन चलाने का सबक था। एक राजा को भी हमेशा अपने राज्य में हो रही छोटी से छोटी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होता है। उसे अपने दुश्मनों के हर कदम पर नजर रखनी होती है। जंगल ने चंद्रगुप्त को एक बेहतरीन ऑब्जर्वर बना दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए अवेयरनेस या जागरूकता कितनी जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में, अगर आप अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति जागरूक हैं तो आप कई समस्याओं को आने से पहले ही रोक सकते हैं। चाणक्य के शिक्षण का एक और महत्वपूर्ण पहलू था मनोविज्ञान। वह चंद्रगुप्त को ना केवल युद्ध की रणनीति सिखाते थे बल्कि दुश्मन के मन को जानना भी सिखाते थे। वह उसे भैंस बदलना, गुप्तचरों की तरह जानकारी इकट्ठा करना और लोगों से बात करके उनके इरादों को भांपना सिखाते थे। एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्त को एक चरवाहे का भैंस बनाकर पास के गांव में भेजा और कहा कि गांव के मुखिया के घर में क्या पक रहा है, इसका पता लगाकर आओ बिना किसी से पूछे। चंद्रगुप्त गया और कुछ देर बाद लौट कर आया। उसने बताया कि मुखिया के घर में खीर पक रही है। चाणक्य ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ना? और निम्न चंद्रगुप्त ने कहा, मैंने देखा कि मुखिया के घर की नाली से जो पानी बह रहा है उसमें चावल और दूध के अंश हैं और उस पर चींटियां जमा हो रही है और हवा में हल्की सी मीठी सुगंध भी है। यह सुनकर चाणक्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि एक शासक को हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्यादा अप्रत्यक्ष संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। यही जासूसी या इंटेलिजेंस गोडरिंग का मूल सिद्धांत है जो आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना सफलता की कुंजी है तो कमेंट में नजर जरूर लिखें। इस कठोर प्रशिक्षण ने चंद्रगुप्त को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वह अब एक साधारण बालक नहीं बल्कि एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और असाधारण रूप से बुद्धिमान युवा बन चुका था। उसने ना केवल शस्त्र चलाना सीखा बल्कि उसने सीखा कि सबसे अहम शस्त्र इंसान का दिमाग होता है। उसने सीखा कि धैर्य, अवलोकन और सही समय पर सही कार्यवाही करना ही जीत का मूल मंत्र है। चाणक्य ने उसे सिखाया कि एक लीडर को कठोर होने के साथ साथ दयालु भी होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा के दुख को महसूस करना आना चाहिए। जंगल के इस विश्वविद्यालय ने चंद्रगुप्त को फौलाद का बना दिया था, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। प्रशिक्षण का चरण अब पूरा हो चुका था। अब समय था इस ज्ञान को रणभूमि में परखने का। अब समय था एक सेना बनाने का और उस सपने को हकीकत में बदलने का जिसकी प्रतिज्ञा चाणक्य ने पाटलिपुत्र के दरबार में ली थी। लेकिन एक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए सिर्फ एक प्रशिक्षित योद्धा काफी नहीं होता। इसके लिए चाहिए एक सेना, संसाधन और एक ऐसी अचूक रणनीति जो दुश्मन को संभलने का मौका ही न दे। चाणक्य के तरकश में अब कौन से तीर निकलने वाले थे? उनकी युद्ध और कूटनीति की वो कौन सी कला थी जिसने नंदों के विशाल साम्राज्य की नींव हिला दी? यह सब हम जानेंगे अगले रोमांचक अध्याय में। अध्याय नंबर 5, युद्ध और कूटनीति का महाग्रंथ, साम, दाम, दंड, भेद। चंद्रगुप्त को एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बनाने के बाद चाणक्य के सामने अगली और सबसे अहम चुनौती थी एक सेना का निर्माण। उनके पास ना तो धनानंद जैसा खजाना था और ना ही कोई स्थापित राज्य जिसकी सेना का वो नेतृत्व कर सके। उनके पास था तो बस उनका ज्ञान, उनकी योजना और चंद्रगुप्त जैसा एक योग्य शिष्य। यहीं पर चाणक्य की असली प्रतिभा, उनकी कूटनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान काम आया। उन्होंने शून्य से साम्राज्य बनाने की अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उनका पहला कदम था जन समर्थन हासिल करना। वह जानते थे कि कोई भी मुकाबला बिना जनता के सहयोग के नहीं जीता जा सकता। उन्होंने और चंद्रगुप्त ने इन छोटे छोटे कबीलों
और गणराज्यों से संपर्क करना शुरू किया जो नंद शासन के अत्याचारों से त्रस्त थे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि यह मुकाबला चंद्रगुप्त को राजा बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें एक अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने का। उन्होंने एक साझा दुश्मन का विचार लोगों के मन में डाला, जो लोगों को एकजुट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है। चाणक्य ने अपनी सेना बनाने के लिए हर तरह के लोगों को शामिल किया। इसमें केवल प्रशिक्षित सैनिक ही नहीं, बल्कि चोर, डाकू, शिकारी और आदिवासी भी शामिल थे। कई लोग इसे देखकर हैरान होते थे कि चाणक्य कैसी सेना बना रहे हैं, लेकिन चाणक्य की सोच बहुत दूर की थी। वह जानते थे कि परंपरागत युद्ध में वह धनानंद की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। इस रणनीति के लिए चोरों की तरह चुपके से हमला करने की कला, डाकुओं की तरह दुश्मन के संसाधनों को लूटने की क्षमता और आदिवासियों की तरह जंगल के छप्पे छप्पे की जानकारी अमूल्य थी। उन्होंने हर व्यक्ति की कमजोरी को नहीं, बल्कि उसकी खासियत को देखा और उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। यह एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उदाहरण है, जहां आप हर व्यक्ति की यूनिक प्रतिभा का सही इस्तेमाल करते हैं। आज भी खास कंपनियां यही करती हैं। वे ऐसे लोगों को हायर करती हैं जिनके पास अलग अलग तरह के स्किल्स हो, ताकि एक डाइवर्स और मजबूत टीम बन सके। सेना बनाने के साथ साथ चाणक्य ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली नीति पर काम करना शुरू किया, जिसे साम, दाम, दंड, भेद की नीति कहा जाता है। यह किसी भी समस्या को सुलझाने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के 4 चरण हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। साम का अर्थ है समझाना बुझाना, बातचीत और शांति का रास्ता। चाणक्य ने सबसे पहले धनानंद के असंतुष्ट मंत्रियों और सेनापतियों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने गुप्त संदेश भेजकर उन्हें समझाया कि धनानंद का साथ देना देश के साथ गद्दारी है और एक योग्य शासक का साथ देना ही धर्म है। कुछ लोग मान गए और उन्होंने अंदर ही अंदर चंद्रगुप्त की मदद करने का वादा किया। यह बिना खून बहाए दुश्मन को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज की दुनिया में इसे डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन कहते हैं। जब साम की नीति काम नहीं आई तो चाणक्य ने दाम का इस्तेमाल किया। दाम का अर्थ है लालच देना या कीमत चुकाकर किसी को अपनी तरफ करना। चाणक्य ने डाकुओं की मदद से धनानंद के खजाने को ले जा रहे काफिलों को लूटना शुरू किया। इस लूटे हुए धन का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने और धनानंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाने के लिए किया। उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि दुश्मन के पैसे से ही दुश्मन को हराया जा सकता है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और असरदार रणनीति थी। यह हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने संसाधनों का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना होता है और कभी-कभी दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी में परिवर्तित करना होता है। इसके बाद आता है भेद। भेद का अर्थ है फूट डालना, दुश्मन के संगठन में दरार पैदा करना। यह चाणक्य का सबसे पसंदीदा हथियार था। उन्होंने धनानंद के दरबार में झूठी खबरें और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने एक मंत्री को दूसरे के खिलाफ भड़काया, एक सेनापति को दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि धनानंद का दरबार अंदर से खोखला होने लगा। उसके सबसे भरोसेमंद लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। धनानंद समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह अपने ही लोगों पर शक करने लगा, जिससे उसका शासन और भी कमजोर हो गया। आज के कॉर्पोरेट जगत में इसे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मिलाजुला रूप कह सकते हैं। यह दिखाता है कि सूचना और अफवाहें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, और जब कोई भी तरीका काम ना करे तब आता है दंड। दंड का अर्थ है बल का प्रयोग यानी युद्ध। चाणक्य का मानना था कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। लेकिन जब शांति और कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो दुश्मन को सजा देने के लिए पूरी ताकत से हमला करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद के छोटे छोटे किलों और चौकियों पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए। वे हमला करते, लूटपाट करते और जंगल में गायब हो जाते। धनानंद की विशाल सेना उन्हें थाम ही नहीं पाती थी। इस रणनीति ने नंद सेना का मनोबल समाप्त कर दिया। चाणक्य की यह 4 आयामी रणनीति इतनी सफल रही कि उसने नंद साम्राज्य की नींव हिला दी। यह सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं है,
यह जीवन की समस्याओं को सुलझाने का भी एक खाका है। आप भी अपनी किसी समस्या के बारे में सोचिए। क्या आपने उसे सुलझाने के लिए पहले साम यानी बातचीत का प्रयास किया, फिर दाम यानी कुछ देकर हल निकालने की कोशिश की, फिर भेद यानी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके देखा, और अंत में दंड यानी कठोर कदम उठाया? अगर आप इस क्रम का पालन करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना अधिक हो जाती है। अगर आप चाणक्य की इस नीति से सहमत हैं तो कमेंट्स में चाणक्य नीति जरूर लिखें। अब सेना तैयार, रणनीति बन चुकी थी और दुश्मन अंदर से कमजोर हो चुका था। अब बस एक ही काम बाकी था, अंतिम प्रहार, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण। क्या चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह छोटी सी सेना नंदों की विशाल और प्रशिक्षित सेना को हरा पाएगी? क्या चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी होगी? पाटलिपुत्र के उस निर्णायक मुकाबले में क्या हुआ, यह सब हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो हमें उस महासंग्राम की कहानी बताएगा जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। अध्याय नंबर 6, मगध की विजय, एक साम्राज्य का उदय। रणनीति तैयार थी, सेना का मनोबल ऊंचा था और दुश्मन अंदर से खोखला हो चुका था। अब समय आ गया था उस अंतिम प्रहार का जिसका इंतजार चाणक्य और चंद्रगुप्त वर्षों से कर रहे थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। पाटलिपुत्र एक अभेद्य किला माना जाता था जिसके चारों ओर गहरी खाई और ऊंची दीवारें थी। धनानंद की सेना संख्या में चंद्रगुप्त की सेना से कई गुना ज्यादा थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सेना के साथ मगध के सीमावर्ती इलाकों पर हमला करना शुरू किया। उनकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रही। वे सीधे राज्य के केंद्र पर हमला कर रहे थे और हर बार उन्हें असफलता मिलती थी। उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना होता था। एक बार हारकर निराश होकर चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर एक गांव में एक झोपड़ी में शरण लिए हुए थे। वहां एक मां अपने बच्चे को गर्म रोटी खाने के लिए दे रही थी। बच्चे ने रोटी के बीच में हाथ डाला और उसका हाथ जल गया। मां ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहा है। रोटी हमेशा किनारे से खाई जाती है क्योंकि वो ठंडी होती है। बीच से खाएगा तो हाथ जलेगा ही। यह साधारण सी लगने वाली बात चाणक्य के लिए एक दिव्य ज्ञान की तरह थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सीधे मगध के केंद्र यानी पाटलिपुत्र पर हमला कर रहे थे, जो कि सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। उन्हें समझ आया कि साम्राज्य को जीतने के लिए पहले उसके किनारों को यानी बाहरी प्रदेशों को जीतना होगा। जैसे रोटी किनारे से ठंडी होती है, वैसे ही साम्राज्य भी अपने किनारों पर कमजोर होता है। इस एक छोटी सी घटना ने उनकी पूरी रणनीति परिवर्तित कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। एक साधारण सी घरेलू महिला से भी। हमें बस अपने कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। सफलता का सूत्र कभी कभी बहुत ही साधारण चीजों में छिपा होता है। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पाटलिपुत्र को त्याग कर मगध के सीमावर्ती गांवों और कस्बों पर नियंत्रण करना शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों को धनानंद के कुशासन से मुक्ति दिलाई और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की। इससे उन्हें दो अहम फायदे हुए। पहला, उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। लोग स्वेच्छा से उनकी सेना में शामिल होने लगे। दूसरा, पाटलिपुत्र तक पहुंचने वाली रसद और आपूर्ति की लाइनें कट गई। राजधानी धीरे धीरे बाकी राज्य से अलग थलग होने लगी। चाणक्य ने सिर्फ बाहरी इलाकों को ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने धनानंद के सबसे अहम सहयोगी पर्वतक, जो एक पर्वतीय राज्य का राजा था, उसे भी अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने साम और दाम नीति का प्रयोग करते हुए पर्वतक को मगध का आधा राज्य देने का लालच दिया। पर्वतक उनकी बातों में आ गया और उसने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ चंद्रगुप्त का साथ देने का फैसला किया। अब चंद्रगुप्त की शक्ति कई गुना अधिक हो चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के अंदर अनाज और जरूरत की चीजों की कमी होने लगी। धनानंद की सेना का मनोबल टूटने लगा। चाणक्य ने अपने जासूसों के जरिए शहर के अंदर ये अफवाह फैला दी कि चंद्रगुप्त कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों वाला नायक है जिसे हराना असंभव है। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध ने अपना काम किया। नंद सेना मुकाबला करने से पहले ही हार मानने लगी थी। अंत में वो निर्णायक दिन आया। चंद्रगुप्त और पर्वतक की संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर धावा बोल दिया। शहर के दरवाजे चाणक्य के जासूसों ने अंदर से खोल दिए थे। भयंकर युद्ध हुआ।
धनानंद और उसके वफादार सैनिकों ने मुकाबला किया, लेकिन वे चारों तरफ से घिर चुके थे। चंद्रगुप्त ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। अंततः धनानंद युद्ध में मारा और नंद वंश का, जिसने सदियों तक मगध पर क्रूरता से शासन किया था, अंत हो गया। जिस महल में कभी चाणक्य का अपमान हुआ था, आज उसी महल पर विजय का ध्वज फहरा रहा था। चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिक को देखा और वर्षों बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर उसे बांधा। यह एक व्यक्ति के संकल्प की जीत थी। यह अन्याय पर न्याय की जीत थी। यह एक गुरु और शिष्य के अटूट विश्वास की जीत थी। पाटलिपुत्र की गलियों में जश्न का माहौल था। लोगों को अत्याचारी राजा से मुक्ति मिल गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का नया सम्राट घोषित किया गया। एक साधारण सा बालक जिसे चाणक्य ने जंगल में तराशा था, आज भारत के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठा था। यह कहानी हमें बताती है कि सही रणनीति और धैर्य के साथ किसी भी विशाल से विशाल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हमें अपनी शुरुआती असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपनी रणनीति को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने रोटी वाली कहानी से सीखा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी असफलता है जिससे आपको सबसे अहम सीख मिली हो? कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक साम्राज्य को जीतना एक बात है, और उसे चलाना, उसे सुदृढ़ बनाना और उसे एक महान राष्ट्र में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। चाणक्य का असली काम तो अब शुरू होने वाला था। उन्हें एक बिखरे हुए और लूटे हुए राज्य को एक अखंड, समृद्ध और शक्तिशाली भारत में बदलना था। वे सिर्फ एक किंग मेकर नहीं, बल्कि एक नेशन बिल्डर थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रखी? उन्होंने शासन चलाने के वो कौन से नियम बनाए जो आज भी प्रासंगिक हैं? एक सम्राट के बनने की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन अब एक साम्राज्य के बनने की कहानी बाकी है। यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, एक साम्राज्य का वास्तुकार, अर्थशास्त्र का जन्म, धनानंद का अंत और चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक। एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत थी। जश्न का माहौल था, लेकिन चाणक्य जानते थे कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। एक युद्ध जीतना और एक साम्राज्य चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके सामने एक ऐसा राज्य था जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, प्रशासन भ्रष्ट था और जनता का व्यवस्था पर से विश्वास उठ चुका था। चाणक्य को अब एक क्रांतिकारी की भूमिका से निकलकर एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आना था। वह सिर्फ चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि वो उस नए साम्राज्य के मुख्य वास्तुकार, उसके चीफ आर्किटेक्ट बने। उनका लक्ष्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जो आने वाली सदियों तक भारत को मजबूत और समृद्ध बनाए रखे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन के सबसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसे आज दुनिया अर्थशास्त्र के नाम से जानती है। अर्थशास्त्र का नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह केवल इकोनॉमिक्स यानी धन और व्यापार की किताब होगी, लेकिन यह सच नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं, बल्कि अर्थ यानी उद्देश्य का शास्त्र है। और राज्य का सबसे अहम उद्देश्य क्या है? प्रजा का कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा। यह ग्रंथ शासन कला, राजनीति, कानून, न्याय प्रणाली, विदेश नीति, जासूसी, सैन्य रणनीति और एक कुशल प्रशासन चलाने के हर पहलू पर एक विस्तृत मैन्युअल या गाइड बुक है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दुनिया का सबसे व्यापक गवर्नेंस डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। चाणक्य ने इसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उसे हकीकत में बदलने का पूरा खाका तैयार किया। आज जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, वैसे ही मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए अर्थशास्त्र उसका संविधान था। चाणक्य की पहली प्राथमिकता थी कानून और व्यवस्था को स्थापित करना। उन्होंने कठोर लेकिन निष्पक्ष न्याय प्रणाली बनाई। उनका मानना था कि दंड या सजा का डर अपराधियों के मन में होना जरूरी है, तभी हम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, जहां कानून का राज नहीं होता, वहां मत्स्य न्याय प्रचलित हो जाता है। मत्स्य न्याय का मतलब है मछली का कानून, यानी विशाल मछली छोटी मछली को खा जाती है। मतलब शक्तिशाली हमेशा कमजोर पर अत्याचार करेगा। इस जंगल राज को खत्म करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू करवाया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कानून
सबके लिए बराबर हो, चाहे वह कोई आम आदमी हो या कोई खास अधिकारी। यह एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। उन्होंने एक कुशल पुलिस और जासूसी तंत्र का निर्माण किया जो न केवल अपराधों को होने के बाद सुलझाता था, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेता था। दूसरी अहम चुनौती थी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। धनानंद ने खजाना खाली कर दिया था। चाणक्य जानते थे कि बिना धन के कोई भी राज्य मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जनता पर भारी टैक्स लगाने की बजाय व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मार्गों का जाल बिछवाया, सिंचाई के लिए नहरें और तालाब बनवाए और व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी। उनका सिद्धांत था कि राजा को प्रजा से टैक्स वैसे ही लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, उतना ही जिससे फूल को भी नुकसान ना हो और मधुमक्खी का काम भी हो जाए। उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित टैक्स प्रणाली बनाई जिसमें हर किसी की आय के अनुसार टैक्स लिया जाता था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। अर्थशास्त्र में भ्रष्ट अधिकारियों को थामने और उन्हें दंडित करने 40 क्रोएशियाई कुने अलग अलग तरीकों का वर्णन है। वो जानते थे कि भ्रष्टाचार किसी भी राज्य को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के लिए भ्रष्टाचार का खत्म होना सबसे जरूरी है, तो कमेंट में भ्रष्टाचार मुक्त लिखकर अपना समर्थन दें। चाणक्य ने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य को अलग अलग विभागों में बांटा, जैसे आज मंत्रालय होते हैं। हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहा जाता था। इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती थी, ना कि वंश या सिफारिश के आधार पर। चाणक्य का मानना था कि एक राजा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसे एक काबिल टीम की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वह हमेशा योग्य और बुद्धिमान लोगों से घिरा रहे और उनकी सलाह का सम्मान करें। उन्होंने मंत्रियों के काम की नियमित समीक्षा और ऑडिट की भी व्यवस्था की ताकि कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। ये आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांतों जैसा ही है। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी जो केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली और एक कुशल प्रशासन पर टिकी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो एक स्थायी और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन चाणक्य के अनुसार एक राष्ट्र केवल प्रशासन, कानून और अर्थव्यवस्था से ही नहीं बनता। एक राष्ट्र की आत्मा होती है, उसके कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जो उसे एकजुट रखते हैं। चाणक्य ने इन सिद्धांतों को सप्तांग सिद्धांत या राज्य के 7 अंग के रूप में परिभाषित किया। ये 7 स्तंभ क्या थे जो किसी भी राष्ट्र को महान बनाते हैं? क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? चाणक्य के अनुसार एक आदर्श राज्य का वो कौन सा नक्शा था जिसके बिना कोई भी देश या संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकता? इन सवालों के जवाब हमें चाणक्य के राजनीतिक दर्शन के हृदय में ले जाएंगे, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। अध्याय नंबर 8, सप्तांग सिद्धांत। राष्ट्र के 7 स्तंभ एक साम्राज्य का निर्माण करने के बाद चाणक्य ने उसे चलाने और हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखने के लिए एक अचूक फार्मूला दिया। यह फार्मूला आज भी दुनिया भर के मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस के छात्र अध्ययन करते हैं। इसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 अंग या 7 स्तंभ। चाणक्य का मानना था कि कोई भी राज्य या संगठन तभी सफल हो सकता है जब उसके ये 7 अंग स्वस्थ और मजबूत हो। अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर हो जाए तो पूरा का पूरा ढांचा ढह सकता है। यह ठीक हमारे शरीर की तरह है। अगर हमारा कोई एक अंग भी बीमार हो तो पूरा शरीर अस्वस्थ महसूस करता है। तो चलिए आज हम एक एक करके राज्य के इन 7 स्तंभों को समझते हैं और देखते हैं कि ये आज के द्वार में, चाहे वो एक देश हो, एक कंपनी हो या हमारा अपना परिवार हो, कैसे लागू होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्वामी, यानी राजा या लीडर। चाणक्य के अनुसार लीडर ही पूरे संगठन का सिर होता है। उसे बुद्धिमान, साहसी, न्यायप्रिय, आत्मसंयमी और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होना चाहिए। स्वामी को ऐसा होना चाहिए जो सही लोगों को पहचान सके और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सके।
उसे दूरदर्शी होना चाहिए ताकि वह आने वाले खतरों और अवसरों को पहले ही भांप सके। आज के संदर्भ में एक देश का स्वामी उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, एक कंपनी का स्वामी उसका सीईओ होता है और एक परिवार का स्वामी उसका मुखिया होता है। अगर लीडर ही कमजोर, भ्रष्ट या अयोग्य है तो बाकी के सारे अंग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, संगठन का पतन निश्चित है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसी आदर्श स्वामी के सांचे में ढाला था। दूसरा अंग है अमात्य यानी मंत्री या सलाहकार। यह राज्य की आंखें और कान होते हैं। एक राजा अकेले सारे फैसले नहीं ले सकता। उसे योग्य, ईमानदार और वफादार मंत्रियों की एक टीम चाहिए जो उसे हर मामले में सही सलाह दे। चाणक्य कहते थे कि राजा को कभी भी ऐसे लोगों से नहीं घिरना चाहिए जो केवल उसकी हां में हां मिलाएं। उसे ऐसे सलाहकार रखने चाहिए जो सच बोलने का साहस रखते हो, भले ही वो सच अप्रिय क्यों ना हो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अमात्य का मतलब है आपकी कोर टीम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक अच्छा सीईओ हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को अपनी टीम में रखता है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे अमात्य हमारे वह सच्चे दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटोर होते हैं जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तीसरा अंग है जनपद यानी भूमि और प्रजा। एक राज्य बिना जमीन और बिना लोगों के क्या है? कुछ भी नहीं। चाणक्य के अनुसार जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। उसमें नदियां, पर्वत, जंगल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होने चाहिए। और वहां रहने वाली प्रजा परिश्रमी, देशभक्त और अपने राजा के प्रति वफादार होनी चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की जरूरतों का ध्यान रखें और अपनी भूमि की रक्षा करें। आज के संदर्भ में जनपद किसी कंपनी के लिए उसका मार्केट और उसके कस्टमर्स हैं। कोई भी कंपनी बिना ग्राहकों के टिक नहीं सकती। इसलिए कंपनियों को हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखना होता है और अपने मार्केट को समझना होता है। इसी तरह यह हमारे घर और हमारे परिवार के सदस्यों का प्रतीक है। चौथा अंग है दुर्ग यानी किला या राजधानी। यह राज्य की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। किला ऐसी जगह पर होना चाहिए जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, जहां से पूरे राज्य पर नजर रखी जा सके और जिसे जीतना दुश्मन के लिए मुश्किल हो। यह वह सुरक्षित स्थान होता है जहां राजा और उसका खजाना सुरक्षित रहते हैं। आज के समय में दुर्ग का मतलब केवल एक भौतिक किला नहीं है। एक देश के लिए यह उसकी मजबूत सेना, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी सुरक्षित सीमाएं हैं। एक कंपनी के लिए उसका दुर्ग, उसका हेड ऑफिस, उसके पेटेंट्स, उसके ट्रेड सीक्रेट्स और उसका सिक्योर सर्वर है। ये वो चीजें हैं जो उसे उसके प्रतियोगियों से बचाती हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा दुर्ग हमारा घर है, हमारी बचत है और हमारी वो क्षमता है जो हमें मुश्किल समय में सुरक्षा प्रदान करती है। पांचवा अंग है कोष यानी खजाना या ट्रेजरी। चाणक्य का स्पष्ट मानना था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से अर्थ यानी धन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के बाकी पुरुषार्थों को साधना बहुत मुश्किल है। एक राज्य के पास एक भरा हुआ खजाना होना चाहिए ताकि वो अपनी सेना का खर्च उठा सके, विकास कार्य कर सके और अकाल या युद्ध जैसी आपदाओं के समय अपनी प्रजा की मदद कर सके। लेकिन यह खजाना धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर भरा जाना चाहिए, ना कि प्रजा को लूटकर। एक कंपनी के लिए कोष उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैश फ्लो है। एक व्यक्ति के लिए यह उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं कि कोई भी लंबे समय तक स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं रह सकता। छठा अंग है दंड, जिसे सेना या आर्मी भी कहा जाता है। यह राज्य की आक्रामक शक्ति है। सेना का काम न केवल बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, बल्कि आंतरिक विद्रोहों को कुचलना भी है। चाणक्य के अनुसार सेना बहादुर, वफादार, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए। सैनिकों को अपने राजा और देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज के समय में एक कंपनी की सेना उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है जो नए बाजारों को जीतती है और कंपनी के लिए रेवेन्यू लाती है। यह वो टीम है जो सीधे मुकाबले के मैदान में उतरती है। और सातवां और अंतिम अंग है मित्र यानी सहयोगी या मित्र राष्ट्र। चाणक्य बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। एक राजा को हमेशा ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो जरूरत होने पर उसकी मदद कर सकें। यह मित्र स्थायी और भरोसेमंद होने चाहिए, ना कि स्वार्थी और मौकाप्रस्त।
एक अच्छा मित्र एक भरे हुए खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है। आज की दुनिया में इसे फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। देश एक दूसरे के साथ संधियां करते हैं ताकि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दे सके। एक कंपनी के लिए उसके मित्र उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वेंडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। और हमारे जीवन में हमारे मित्र हमारे वो दोस्त और रिश्तेदार हैं जो हर सुखदुख में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। ये हैं वो 7 स्तंभ जिन पर चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। आप देख सकते हैं कि यह सिद्धांत कितने सार्वभौमिक हैं। आप इन 7 अंगों की एक चेकलिस्ट बनाकर अपने जीवन, अपने काम या अपने परिवार का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या आपका स्वामी आप खुद मजबूत हैं? क्या आपके अमात्य सलाहकार सही हैं? क्या आपका जनपद, परिवार या समाज खुश है? क्या आपका दुर्ग सुरक्षा मजबूत है? क्या आपका कोष, आर्थिक स्थिति ठीक है? क्या आपकी दंड चुनौतियों से सामना करने की क्षमता तैयार है? और क्या आपके मित्र दोस्त सच्चे हैं? अगर इन 7 में संतुलन है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक राष्ट्र केवल आंतरिक रूप से मजबूत होने से ही महान नहीं बनता। उसे अपने नेबर्स और बाहरी दुनिया के साथ भी सही संबंध बनाने होते हैं। चाणक्य की विदेश नीति क्या थी? वह मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करते थे और उनका जासूसी तंत्र कैसे काम करता था, यह सब जानेंगे हम अगले अध्याय में, जो हमें कूटनीति और जासूसी की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। अध्याय नंबर 9, मित्र, शत्रु और जासूस का चक्रव्यूह, विदेश नीति का ताना बाना। एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने के बाद चाणक्य का ध्यान उस राष्ट्र को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने पर गया। वह जानते थे कि एक राज्य चाहे अंदर से कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी विदेश नीति कमजोर है तो वो हमेशा असुरक्षित रहेगा। चाणक्य को भारत का पहला महान जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कहा जा सकता है। उन्होंने हजारों साल पहले ही उन सिद्धांतों को स्थापित कर दिया था जिन्हें आज भी दुनिया भर के देश अपनी विदेश नीति का आधार बनाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। यह सुनने में कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं। मंडल का अर्थ है वृत्त या सर्कल। चाणक्य ने राज्यों के संबंधों को समझने के लिए संकेंद्रित वृत्तों की एक प्रणाली बनाई। इस सिद्धांत के केंद्र में होता है विजगिषु, यानी वह राजा जो विजय की इच्छा रखता है, यानी आप खुद या आपका देश। अब सोचिए, आपके ठीक बगल वाला नेबर जिसकी सीमा आपसे सटी हुई है, वह स्वाभाविक रूप से आपका अरी यानी शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि उसके और आपके हित हमेशा टकराएंगे, चाहे वह जमीन को लेकर हो, संसाधनों को लेकर हो या प्रभाव को लेकर हो। यह एक प्राकृतिक नियम है। आज भी आप देख लीजिए, ज्यादातर देशों के विवाद अपने नेबर से ही होते हैं। अब आपके नेबर का जो नेबर है, यानी आपके शत्रु का शत्रु, वह आपका स्वाभाविक मित्र होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तरह आपके मित्र का नेबर आपका शत्रु मित्र होगा, और यह श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है। चाणक्य ने इस मंडल में 12 तरह के राजाओं का वर्णन किया है और उनके आपसी संबंधों को समझाया है। यह सिद्धांत राजा को यह समझने में मदद करता है कि कौन उसका संभावित दोस्त हो सकता है और कौन दुश्मन, ताकि वह अपनी विदेश नीति उसी के अनुसार बना सके। इस सिद्धांत के आधार पर चाणक्य ने षड्गुण्य या 6 गुणा नीति का प्रतिपादन किया, जो एक राजा को अलग अलग परिस्थितियों में अपनानी चाहिए। पहली है संधि। अगर आपका शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप उससे मुकाबला करने की बजाय संधि कर लें, यानी एक समझौता कर लें। यह अपनी कमजोरी को स्वीकार करना नहीं, बल्कि समय हासिल करने की एक रणनीति है, ताकि आप खुद को मजबूत कर सकें। दूसरी है विग्रह यानी युद्ध। अगर आप अपने शत्रु से ज्यादा शक्तिशाली हैं और परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो आपको उस पर हमला करने से नहीं हिचकना चाहिए। तीसरी नीति है यान, यानी आक्रमण की तैयारी करना या वास्तविक आक्रमण करना। यह तब किया जाना चाहिए जब आपको लगे कि आप निश्चित रूप से जीत सकते हैं। चौथी है आसन, यानी तटस्थ रहना या इंतजार करना। जब आपको लगे कि आपकी और आपके शत्रु की शक्ति बराबर है, तो मुकाबला करने से दोनों का नुकसान होगा। ऐसे में चुपचाप बैठकर सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छी नीति है। 5वीं नीति है संश्रय,
यानी किसी शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाना। अगर आप बहुत कमजोर हैं और कोई शक्तिशाली शत्रु आप पर हमला करने वाला है, तो किसी और ज्यादा शक्तिशाली राजा से मदद मांगना या उसके अधीन हो जाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, ताकि आप अपने अस्तित्व को बचा सकें। और छठी नीति है द्वैत भाव यानी दोहरी नीति। इसका मतलब है एक राजा के साथ संधि करना और दूसरे के साथ युद्ध करना। एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल है जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को अलग-थलग करने और अपनी शक्ति को अधिक करने के लिए किया जाता है। चाणक्य की यह 6 नीतियां आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस का मूल आधार हैं। देश अपनी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार इन्हीं में से किसी न किसी नीति का पालन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमेशा एक ही तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कभी हमें समझौता करना होता है, कभी मुकाबला करना होता है, कभी चुप रहना होता है और कभी किसी की मदद लेनी होती है। परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलना ही बुद्धिमानी है। लेकिन यह सब करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन। चाणक्य का मानना था कि जिस राजा के पास सही और समय पर सूचना होती है, वही युद्ध और शांति दोनों में विजय होता है। और सूचना इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जासूसी। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में एक इतने विशाल और कुशल जासूसी तंत्र का निर्माण किया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके जासूस हर जगह मौजूद थे, व्यापारी, साधु, कलाकार, किसान और यहां तक कि वेश्याओं के रूप में भी। यह जासूस न केवल दुश्मन राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखते थे, बल्कि अपने ही राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और विद्रोह की सूचना भी राजा तक पहुंचाते थे। चाणक्य ने जासूसों को प्रशिक्षित करने, उन्हें नियंत्रित करने और उनके द्वारा लाई गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। अर्थशास्त्र में जासूसों के 9 अलग अलग प्रकारों का वर्णन है जो अलग अलग भेष धरकर काम करते थे। यह दुनिया का शायद पहला संगठित इंटेलिजेंस ब्यूरो था। यह जासूसी तंत्र चाणक्य की कूटनीति का एक अभिन्न अंग था। वे कहते थे, एक राजा को अपनी 3 आंखें होनी चाहिए, एक अपने सलाहकारों की और एक अपने जासूसों की। यह हमें सिखाता है कि कोई भी अहम फैसला लेने से पहले हमें पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई बिजनेस डील हो, कोई नया निवेश हो या शादी जैसा कोई व्यक्तिगत फैसला। बिना ड्यू एलिजेंस या पूरी छानबीन के लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। अगर आप चाणक्य के इस विचार से सहमत हैं कि सूचना ही शक्ति है, तो कमेंट में सूचना लिखकर बताएं। चाणक्य ने मित्र और शत्रु को पहचानने के भी बहुत स्पष्ट मापदंड दिए। उनका कहना था कि जिसका हित आपके हित से संबंधित हो, वही आपका सच्चा मित्र है। जो केवल संकट के समय आपको याद करें, वो मौकाप्रस्त है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने रहस्यों को कभी किसी पर, यहां तक कि अपने सबसे करीबी मित्र पर भी पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलने पर वही मित्र आपका सबसे अहम शत्रु बन सकता है। यह एक अप्रिय लेकिन सच्ची सीख है। तो इस तरह चाणक्य ने एक जटिल लेकिन बेहद प्रभावी विदेश नीति और खुफिया तंत्र का निर्माण किया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी सुरक्षित बनाया। लेकिन चाणक्य केवल एक कठोर रणनीतिकार और कूटनीतिज ही नहीं थे। उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू भी था जो उनकी व्यक्तिगत सीखों और उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों से सामने आता है। वह पहलू क्या था? एक आचार्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या थी? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो हमें चाणक्य के उस रूप से परिचित कराएगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय नंबर 10, विष और अमृत। चाणक्य की व्यक्तिगत सीख। अब तक हमने चाणक्य को एक क्रांतिकारी, एक किंग मेकर, एक राष्ट्र निर्माता और एक महान कूटनीतिज के रूप में देखा। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक व्यक्ति था, विष्णुगुप्त। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने सिद्धांत थे, अपनी जीवन शैली थी और अपनी कुछ ऐसी आदतें थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। यह अध्याय चाणक्य के उस व्यक्तिगत पहलू और उनकी उन सीखों के बारे में है जो राजनीति से परे हमारे दैनिक जीवन पर लागू होती हैं। चाणक्य का जीवन सादगी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे चाहते तो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में एक आलीशान महल में रह सकते थे, हजारों दास दासियों से अपनी सेवा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे राजधानी के बाहर एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। उनका रहन सहन एक तपस्वी जैसा था। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति पद या धन के दिखावे में नहीं, बल्कि ज्ञान और चरित्र में होती है। जब आप अंदर से शक्तिशाली होते हैं तो आपको बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं होती है।
चाणक्य के जीवन का एक बहुत ही प्रसिद्ध और कुछ विवादित किस्सा है, जो उनके दूरदर्शिता और कठोर प्रेम के सिद्धांत को दर्शाता है। जब चंद्रगुप्त सम्राट बन गए तो चाणक्य को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कोई दुश्मन धोखे से उन्हें जहर देकर मार सकता है। इस खतरे से चंद्रगुप्त को बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा और खतरनाक तरीका अपनाया। वे रोज चंद्रगुप्त के भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जहर मिलाने लगे। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। उनका उद्देश्य यह था कि चंद्रगुप्त का शरीर धीरे धीरे उस जहर का आदी हो जाए और उसके अंदर विष के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई असली दुश्मन उसे जहर देने की कोशिश करें तो उसका उस पर कोई असर ना हो। यह एक बहुत विशाल जोखिम था। जरा सी चूक चंद्रगुप्त की जान ले सकती थी, लेकिन चाणक्य की दूरदृष्टि यह देख रही थी कि यह छोटा सा रोज का कष्ट भविष्य के एक बहुत विशाल खतरे से बचाएगा। आज की मेडिकल साइंस में इसे मिथ्रोडोटिज्म कहते हैं, लेकिन चाणक्य ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें टू एंड लव का सिद्धांत सिखाती है। कभी कभी हमारे माता पिता, हमारे गुरु या हमारे शुभ चिंतक हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हैं। वे हमें अनुशासित करते हैं, हमें आराम नहीं करने देते, हमें मुश्किल काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उस समय हमें यह बुरा लग सकता है, हमें लग सकता है कि वे हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन असल में वे हमें भविष्य की खास चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वे हमें रोज कुछ कुछ जहर दे रहे होते हैं, ताकि हम जीवन के असली विष का सामना कर सकें। आज की पीढ़ी, जिसे अक्सर कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, उसके लिए यह एक बहुत अहम सीख है। छोटी छोटी मुश्किलें और असुविधाएं हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अनुशासन और कठोरता सफलता के लिए जरूरी है, तो कमेंट में अनुशासन लिखकर बताएं। इसी कहानी का एक दुखद अंत भी है। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी महारानी दुर्धरा, जो गर्भवती थी, उन्होंने गलती से वह भोजन खा लिया जो चंद्रगुप्त के लिए बनाया गया था। उस भोजन में जहर की मात्रा इतनी थी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए वह घातक थी। जैसे ही चाणक्य को यह पता चला, वे भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि महारानी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर मौर्य वंश के उत्तराधिकारी को बचाना चाहते थे। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपनी तलवार से महारानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। उस बच्चे के शरीर पर जहर की एक बूंद गिर गई थी, जिससे उसके माथे पर एक नीला निशान बन गया। इसी निशान के कारण उस बच्चे का नाम बिंदुसार हुआ, जो बाद में चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बने। यह घटना चाणक्य के लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उनके लिए राष्ट्र और उसका भविष्य व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह एक बेहद कठोर निर्णय था, लेकिन उस समय राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी था। यह हमें सिखाता है कि एक लीडर को कभी कभी बहुत कठिन और अलोकप्रिय निर्णय लेने होते हैं, जो भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और दूरदर्शिता से लिए जाते हैं। चाणक्य व्यक्तिगत जीवन में भी उतने ही अनुशासित थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी राज्य पर शासन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। वे कहते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नरक के द्वार हैं। जो इनसे बच गया वही सुखी है। उनकी यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम सब किसी ना किसी चीज के आदी हैं। सोशल मीडिया, जंक फूड, आलस। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं होते, तभी आप अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने इतना विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्हें उससे कोई मोह नहीं था। जब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है और बिंदुसार अब राज्य संभालने के लिए सक्षम है, तो वे सब कुछ त्याग कर वापस अपने तपस्वी जीवन में लौट गए। यह कर्म योग का एक आदर्श उदाहरण है। चाणक्य का जीवन हमें यह संदेश देता है कि महानता विशाल विशाल काम करने में ही नहीं, बल्कि एक अनुशासित, सादा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में भी है। उनकी सीखें केवल राजाओं और मंत्रियों के लिए नहीं है, वे हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और जो एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना चाहता है।
लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी चाणक्य की बातें आज क्यों प्रासंगिक हैं? आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे युग में हम चाणक्य से क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत का वह कौन सा हिस्सा है जो कभी पुराना नहीं हो सकता? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा हमारे अंतिम अध्याय में, जो चाणक्य के दर्शन को आज के जीवन से संबंधित करेगा। अध्याय नंबर 11, चाणक्य नीति, जो आज भी जिंदा है। हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण पर आ चुके हैं। हमने चाणक्य के जीवन के हर पहलू को छुआ, उनके अपमान से लेकर उनकी प्रतिज्ञा तक, चंद्रगुप्त की खोज से लेकर उसके प्रशिक्षण तक, युद्ध की रणनीतियों से लेकर राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों तक। अब सवाल यह उठता है कि आज इस 21वीं सदी में, जब दुनिया इतनी परिवर्तित हो चुकी है, क्या चाणक्य के विचार और उनकी नीतियां अब भी हमारे किसी काम की हैं, या वे केवल इतिहास की किताबों में दर्ज एक पुरानी कहानी बनकर रह गई हैं? इसका जवाब है हां, चाणक्य आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनकी नीतियां और सिद्धांत कालातीत हैं, क्योंकि वे मानव स्वभाव, समाज और सत्ता की उस गहरी समझ पर आधारित हैं जो कभी नहीं बदलती। चलिए देखते हैं कि आज के एक आम इंसान, एक स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल या एक बिजनेसमैन के लिए चाणक्य नीति का क्या मतलब है। चाणक्य की सबसे पहली और अहम सीख है लक्ष्य का निर्धारण और उसके प्रति अटूट संकल्प। चाणक्य के सामने एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य था, एक विशाल साम्राज्य को समाप्त करना। लेकिन उन्होंने ना केवल लक्ष्य तय किया, बल्कि उसे अपनी पूरी जिंदगी का मिशन बना लिया। आज हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, अच्छी नौकरी पाना, बिजनेस शुरू करना, फिट होना, लेकिन कुछ असफलताओं या मुश्किलों के बाद हम हार मान लेते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अगर आपका क्यों वह स्पष्ट है तो कैसे। हां, आप खोज ही लेंगे। आपका लक्ष्य जितना विशाल होगा, आपका संकल्प भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अपने लक्ष्य को कहीं लिखकर रोज देखें और खुद से वह प्रतिज्ञा करें जो चाणक्य ने की थी। दूसरी अहम सीख है निरंतर सीखना और खुद को तैयार रखना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सालों तक प्रशिक्षित किया। इससे पहले कि वो उसे युद्ध के मैदान में उतारते, वह तैयारी के महत्व को समझते थे। आज की दुनिया बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स रोज आ रही हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। एक स्टूडेंट को सिर्फ अपने सिलेबस का अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसे नई स्किल्स भी सीखनी चाहिए। एक प्रोफेशनल को अपनी इंडस्ट्री के नए ट्रेंड से वाकिफ रहना चाहिए। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने से पहले उसकी ताकत और कमजोरी को जान लो। आज आपका शत्रु आपकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है। क्या आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आप उनसे बेहतर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी में बहाया गया पसीना युद्ध में खून बहने से बचाता है। तीसरी और सबसे व्यावहारिक सीख है रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। चाणक्य ने कभी भी सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल किया। उन्होंने रोटी वाली कहानी से सीखा कि समस्या पर हमेशा किनारों से हमला करना चाहिए। यह हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर आपके सामने कोई विशाल समस्या है तो सीधे उससे सामना करने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। देखें कि क्या बातचीत या साम से हल निकल सकता है। क्या कुछ लेन देन या दाम करके बात बन सकती है? क्या समस्या के अलग अलग हिस्सों या भेद को अलग अलग सुलझाया जा सकता है? और जब कोई रास्ता ना बचे तब कठोर कदम या दंड उठाएं। यह सोच आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सफल बनाएगी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सीधे खास प्लेयर्स से टक्कर लेने की बजाय पहले एक छोटे निश मार्केट पर कब्जा करें। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने पहले सीमावर्ती इलाकों को जीता था। चौथी सीख है सही लोगों की पहचान और टीम बिल्डिंग। चाणक्य अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसा योग्य शिष्य मिला। उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए सही लोग मिले। उन्होंने मंत्रियों की एक काबिल टीम बनाई। आज भी सफलता एक टीम गेम है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे ज्यादा काबिल हो, जो ईमानदार हो और जो आपके विजन में विश्वास करते हो। चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका जीवन साथी हो या आपके दोस्त हो, गलत लोगों की संगति आपको ले डूबेगी। चाणक्य कहते थे, दुष्ट मित्र और सांप में से सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो केवल एक बार डसता है, लेकिन दुष्ट मित्र हर कदम पर डसता है। और पांचवी सबसे गहरी सीख है चरित्र और मूल्यों पर अडिग रहना। चाणक्य ने जो कुछ भी किया
वो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। उनका अंतिम लक्ष्य एक सुदृढ़ और न्यायप्रिय राष्ट्र का निर्माण था। उन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा, बल्कि एक साधारण जीवन जिया। यह हमें सिखाता है कि सफलता का असली मतलब पैसा या पद नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना और समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना। आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, अगर आपका चरित्र कमजोर है, अगर आप में ईमानदारी और नैतिकता नहीं है, तो वह सफलता अस्थायी है। चाणक्य का नाम आज हजारों साल बाद भी सम्मान से इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। तो मेरे दोस्त, चाणक्य की कहानी सिर्फ एक राजा और एक साम्राज्य की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ विशाल करना चाहता है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपमान को अपनी ताकत बनाएं, कैसे सही अवसर को पहचानें, कैसे मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करें, कैसे रणनीति बनाएं, कैसे एक अच्छी टीम बनाएं और कैसे चरित्रवान बनकर सफलता को स्थायी बनाएं। चाणक्य एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी केवल अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने संकल्प के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। आपकी शिक क्या है? आपका वो कौन सा संकल्प है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अब आखिर में निष्कर्ष विरासत। तो दोस्तों, यही कहानी आचार्य चाणक्य की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी बुद्धि से भारत का नक्शा बदल दिया। हमने उनकी यात्रा को शुरू से अंत तक देखा, एक अपमानित शिक्षक से लेकर एक साम्राज्य के निर्माता तक। हमने उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। हमने सीखा कि संकल्प की शक्ति क्या होती है। हमने सीखा कि सही लीडर की पहचान कैसे की जाती है और उसे कैसे तराशा जाता है। हमने सीखा कि युद्ध और शांति की नीतियां क्या होती हैं। हमने सीखा कि एक मजबूत राष्ट्र के 7 स्तंभ कौन से हैं और कैसे कूटनीति और जासूसफुरे का जाल बुना जाता है। और अंत में हमने यह भी सीखा कि चाणक्य के यह सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं। चाणक्य की सबसे अहम सीख शायद यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आपके पास ज्ञान, रणनीति और अटूट इच्छा शक्ति है, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति धन या बाहुबल में नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क में है। आपका दिमाग ही आपका सबसे अहम हथियार है। उसे तेज कीजिए, उसे ज्ञान से भरिए और फिर देखिए कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक ने आपको न केवल चाणक्य के बारे में जानकारी दी होगी, बल्कि आपको अपने जीवन के लिए भी प्रेरित किया होगा। इस पूरी यात्रा में आपका सबसे अहम लर्निंग पॉइंट क्या रहा? चाणक्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। इस ऑडियो बुक को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे जाते रहिए। धन्यवाद।